प्रेयांसः मित्राणि नमस्काराः विनम्राः तत्र भवतीनां च कृते। प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है वंदे संस्कृत मातरम फैमिली में। मित्रों, आप सभी जैसे कि जानते हैं, हम वर्तमान में अर्थशास्त्रम का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट में है। आप सभी को पता होगा, इससे पहले हमने 10 प्रकरण अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण का विशिष्ट अध्ययन चल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं जो विनयाधिकारिक है उसके अंतर्गत टोटल 18 प्रकरण हैं, जिसमें 10 प्रकरण कंप्लीट हो चुके हैं और आज 11वें नंबर का प्रकरण है मंत्राधिकारः। आप सभी को पता होगा, इससे पहले का जो प्रकरण था उसका नाम था परविषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह। तो इस प्रकार से जो इससे पहले के जितने भी प्रकरण हैं आप उनको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारी कक्षाएं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अभी जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है। आज हम मंत्राधिकार की चर्चा करने वाले हैं और आज का जो स्पेशली जो ये विषय है परीक्षा के लिए, यूजीसी नेट संस्कृत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस विषय को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। तो सबसे पहले हम आपको मंत्राधिकार शब्द के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो मंत्राधिकार जो शब्द है, मंत्र का अधिकार, इस प्रकरण में आप पढ़ेंगे। ये मंत्र का क्या मतलब है, तो मंत्र का यहाँ पर आप तंत्र मंत्र मत लीजिएगा। मंत्र का अर्थ है गुप्त बातें। मंत्र का अर्थात मनन करना, मंत्र का अर्थात मंत्रणा। तो मंत्र का सामान्य अर्थ मनना त्रायते इति मंत्रः, यानी मंत्रणा करना, गुप्त बातें करना। तो राजा जो गुप्त बातें करता है, कैसे राजा को गुप्त बातें, रणनीति बनानी है, वो सारी चीज़ें इसमें आप देखेंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैक्ट आपको मिलने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए हम डायरेक्ट उस पर मूव करते हैं, अर्थशास्त्र की जो टेक्स्ट बुक है। तो चलिए, तो आई प्रियांशः मित्राणि, आप सभी देख रहे होंगे हम टेक्स्ट बुक में वी हैव एंटर्ड टू टेक्स्ट बुक। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये मंत्राधिकार नामक प्रकरण है, इसका क्रमांक ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है और हम इसको डायरेक्ट आपको बताते हैं। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको बिल्कुल भी आप अच्छे ढंग से देखना है, आपको मिस नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले कहते हैं कृत स्वपक्ष। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें कौटिल्य आपको कह रहे हैं, ये केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, तो कौटिल्य की ये बातें हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कृत स्वपक्ष परपक्षोपग्रह कार्यरंभांस चिंतयेत। अब देखिए, इससे पहले आप सभी को पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो कक्षा नहीं देखी है, कक्षा पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे ढंग से। तो इससे पहले स्वपक्ष परपक्ष के आदि के बारे में चर्चा हुई थी कि कैसे स्व विषय में राजा को अपने गुप्तचरों को आदि को कैसे उनको परखना है, पर विषय में जो परदेश में जो उसके शत्रु आदि हैं, जो वहाँ पर क्रुद्ध भीत लुब्ध आदि प्रकार के मानी प्रकार के जो वहाँ पर क्रोधी व्यक्ति हैं, जो राजा के शत्रु व्यक्ति हैं, उनको कैसे राजा को अपने कंट्रोल में लाना है, ये सारी चीज़ें हमने, ये सारी बातें हमने पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें डिस्कस की थी। आज कह रहे हैं, कौटिल्य कहते हैं कि कृत स्वपक्ष परपक्षोपग्रह, यानी ये सब चीज़ करने के बाद, स्वपक्ष करने के बाद, परपक्ष करने के बाद, यानी स्विषय जो अभी तक कक्षाएं हुई उन सभी को जानने के बाद अब राजा को क्या करना है, कार्यरंभांस चिंतयेत। अब राजा ने अमात्यों की उत्पत्ति कर दी है, अमात्यों का परीक्षण कर दिया है, गुप्त जो गूढ़ पुरुष प्रणिधि है, गूढ़ पुरुषोत्पत्ति है, सारी चीज़ें राजा ने कर दी हैं। अब बारी आती है कार्यरंभ, यानी अब एक्शन इज़ रिक्वायर्ड हियर। अब एक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी काम करना बहुत ज़रूरी है। अब काम कीजिए। बोले इतना कुछ बोल दिया आप सभी आपने, अब राजा करे कैसे, काम स्टार्ट कैसे करे, क्योंकि काम के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बिना सेवा के मेवा नहीं है। तो यानी अब राजा को कार्य करना शुरू करना है। तो देखिए, कार्यारंभांस चिंतयेत, राजा कार्य के बारे में सोचे। अब कहते हैं मंत्र पूर्वाह सर्वारंभा। अब देखिए, मंत्र पूर्वाह सर्वारंभा का मतलब है कि हर एक कार्य सर्वारंभा, यानी सभी प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं जिनकी शुरुआत की जाती है, तो उनसे पहले मंत्र पूर्वाह, यानी पहले मंत्रणा की जाती है। मंत्रणा का मतलब है, मंत्र का मतलब यहाँ पर है, मंत्र का अर्थ है विचार।
विचार के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी सुनते होंगे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। कौटिल्य कहते हैं कि आपको कार्यरंभ के बारे में सोचना है, कार्य शुरू करना है अब राजा को, और कार्य शुरू करने से पहले मंत्र पूर्वाह सर्वारंभा, यानी पहले मंत्र पूर्वाह, पहले मंत्र करना है। बोले मंत्र कौन सा? ये ओम ऐसा नहीं करना है। मंत्र का मतलब है मंत्रणा करना, विचार करना, गुप्त रणनीति बनाना, ये सारी बातें मंत्र का अर्थ ये है। ठीक है, सामान्य जो मननात्रायते जो मंत्र का अर्थ होता है। तो पहले राजा को विचार करना है। सभी कार्य पहले विचार किए जाते हैं आपके मन में। कब जब पहले ख्याल आता होगा तभी आप उसको एक्शन लेते होंगे। सो फर्स्ट जो होता है विचार, यानी एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, तो वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। पहले विचार का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए कहते हैं। अब देखिए यहाँ कहते हैं तदुद्देशः संवृतः कथानाम अनिस्रावी। अब देखिए ये मंत्र कैसे करना है उसके बारे में कौटिल्य कहते हैं। मंत्र का मतलब है विचार राजा को कैसे करना है। क्यों करना है विचार? कार्य शुरू करने के लिए पहले विचार करना होगा। कोई भी काम जब आप करते हैं तो पहले आपके मन में विचार आता है। उसी तरीके से राजा के केस में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि राजा अपनी पूरी प्रजा को संभालता है, तो वहाँ पर मंत्रणा अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी उसे। तो सबसे पहले बताते हैं कि मंत्र आप कैसे करना है, यानी मंत्रणा कैसे करे राजा किसी कार्य के लिए। तो तदुद्देशः संवृतः, बोले तदुद्देश अर्थात जो मंत्र, तद इति पूर्व परामर्शत्वात् पूर्व ग्रहणम मंत्र इति ग्रहणम। ठीक है, तो तद का मतलब है कि मंत्र का उद्देश्य अर्थात मंत्र का जो स्थान होगा जहाँ पर गुप्त सीक्रेट बातें होंगी, यानी जहाँ पर विचार करेगा राजा। विचार किसके लिए करेगा? कोई कार्य शुरू करना होगा। जैसे प्रधानमंत्री अब नोटबंदी करने वाले हैं, तो जब प्रधानमंत्री नोटबंदी करेंगे तो उससे पहले कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान है, कैसे सिद्ध हो पाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे शुरू करना है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। इन सारी जो भी बातें बीच में होंगी उसको कहते हैं मंत्र, यानी मंत्रणा करना। अब मंत्रणा कैसे करनी है, कहाँ करनी, ये सारी चीज़ें राजा को ध्यान रखनी है। तो उसके लिए कहते हैं कि तदुद्देश्य, यानी उस मंत्रणा का जो स्थान होगा वो बिल्कुल संवृत होना चाहिए, यानी बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके सामने खुलेआम मंत्रणा करने लग जाए राजा, यानी जो मंत्रणा करने का जो स्थान होगा वो संवृत होना चाहिए। तदुद्देशः संवृतः, तो जो मंत्रणा करने का जो स्थान होगा जहाँ पर राजा विचार करेगा वो बोले कैसा होना चाहिए? संवृता, यानी ढका हुआ होना चाहिए एक प्रकार से, वहाँ पर कोई न जा सके। ठीक है, कथानाम अनिस्रावी, और बोले कथानाम अनिस्रावी, यानी जो मंत्रणा जब वहाँ पर करेगा, जब वहाँ पर कथा करेगा, कथा का मतलब यहाँ पर सत्यनारायण कथा नहीं हो रही है। ठीक है, कथा का मतलब है वहाँ पर जब बातें होंगी, मंत्रणा होगी, तो वो अनिस्रावी, यानी वो बहनी नहीं चाहिए, वो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो स्थान कैसा होना चाहिए? संवृत होना चाहिए। और इवन यहाँ पर कहते हैं कौटिल्य कि पक्षी भी अपि अनालोक्यः स्यात्, बोले इतना ज़्यादा वो स्थान संकुचित और इतना ज़्यादा एक प्रकार से संवृत होना चाहिए कि वहाँ पर कोई पक्षी भी ना हो, पक्षी के द्वारा भी वो देखा ना जाए, यानी वहाँ पर पक्षी भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से कौटिल्य कहते हैं कि पक्षी भी अनालोक्यः स्यात्। अनालोक्य इत्युक्ते न आलोक्यः इति अनालोक्यः इति कर्मण्यर्थे प्रत्ययः। तो अब देखिए कि पक्षी भी वहाँ पर न जा सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर पक्षी होगा तो हो सकता है राजा की बातें लीक हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। आगे कहते हैं पक्षी से लीक कैसे हो जाएंगे, तो कहते हैं श्रूयते ही सुख सारिकाभिर्मंत्रो भिन्नः स्वभिरन्यश्च त्रियज्ञोनिभिः। देखिए कहा जाता है, ये एक प्राचीन काल में घटना हुई थी कि एक बार क्या हुआ था, सुक और सारिका, सुक का मतलब होता है तोता और सारिका का मतलब होता है मैना, और तोता मैने की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। तो प्राचीन काल में क्या हुआ था, तोता और मैना ने क्या किया, एक राजा कुछ गुप्त बातें कर रहा था, और उन तोता और मैना ने क्या किया, उन गुप्त बातों को, मंत्र को भिन्न कर दिया, यानी जो मंत्रणा कर रहा था उसको भिन्न कर दिया, यानी फैला दिया, यानी उड़ते उड़ते खूब उड़ा दिया उन्होंने राजा की गुप्त बातें। इसीलिए राजा को चाहिए कि जब वो मंत्रणा करे तो उसका जो उद्देश्य, यानी उसका स्थान हो संवृत हो, यानी बिल्कुल चारों ओर से कोई वहाँ आ ना सके, वहाँ पर पक्षी भी ना आ सके। ठीक है, क्योंकि पक्षी आएगा तो प्राचीन काल में एक घटना शुरू ऐसा सुनाई देता है, श्रूयते ही, कि सुक सारिका के द्वारा मंत्र भिन्न हो गया था एक राजा का, यानी एक राजा गुप्त बातें कर रहा था और उसके गुप्त बातों को जो सुक और तोता और मैना क्या करने लगे, बोले उड़ा उड़ा करके उड़ा दिए, बोले भगाने लगे, सारा उन्होंने फैला दी, लीक कर दी सारी बातें राजा की। इसीलिए राजा को वहाँ पर पक्षी भी नहीं होना चाहिए जब वो गुप्त बातें करे, मंत्रणा करे किसी कार्य को शुरुआत करने के लिए। और इवन वहाँ पर स्वभी अन्य त्रियज्ञों ने भी, कुत्ता भी नहीं होना चाहिए, कुत्ते के द्वारा भी जो है, कुत्ता भी बहुत समझदार होता है। तोता तो आप सभी को पता है, तोता आप ये तोता बहुत चालाक होता है। तोता आप सभी जानते होंगे, तोता क्या करता है,
इंसान की तरह भी बोलने में समर्थ होता है। तोता बोलता भी, आप सभी को पता होगा। तो तोता बहुत चालाक होता है, मैना भी बहुत चालाक होती है। और कुत्ता भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। कुत्ता बहुत समझदार होता है। कुत्ता अपने मालिक के पास सारी बातें, गुप्त बातें राजा की बताने लग जाएगा। इसीलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का त्रियक योनि भी नहीं होना चाहिए। त्रियक योनि अर्थात पशु पक्षी किसी भी प्रकार के नहीं होने चाहिए, नहीं तो राजा की बातें सारी लीक हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए तस्मात् मंत्रोदेशम अनायुक्तो नोपगच्छेत। इसीलिए राजा को चाहिए कि मंत्रोदेश यानी मंत्र का जो स्थान हो वहाँ पर कोई भी अनायुक्त न उपगच्छेत, नहीं जाए। कौन अनायुक्त का मतलब है, कोई भी ऐसा व्यक्ति न जाए जिसको राजा ने आज्ञा नहीं दी हो, वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति न आए। ठीक है, जहाँ पर राजा गुप्त मंत्र कर रहा हो, मंत्र का जो स्थान हो वहाँ पर कोई भी अनायुक्त व्यक्ति न आए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, राजा को पता लग गया कि अब तो मेरी बात लीक हो गई, ये एक मंत्र भेदी अगर कोई वहाँ पर मिल जाए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति राजा को दिख गया कि ये मंत्र भेदी है, तो उसको तुरंत बोले उसको मार दे, उसका मर्डर करवा दे, उसको वहीं पर उसको उच्छेद दिए था। ठीक है, उसको तुरंत उसी समय मार दे, क्योंकि राजा की बातें लीक हो गई। समझो अगर पता लग गया राजा को कि यहाँ पर कोई मंत्र भेजिए, तो तुरंत उसका कल्याण कर दे, बोले ओम नमः भगवती वासुदेवाय। अब इसके बाद देखिए, मंत्र भेदो ही दूता अमात्य स्वामीनाम इंगिताकाराभ्याम। अब ये मंत्र भेद होता कैसे है, यानी मंत्र भेद यानी गुप्त बातें लीक कैसे होती हैं। तो कई बार गुप्त बातें लीक ऐसे में भी हो जाती हैं। कैसे में, बोले दूत अमात्य स्वामी, यानी जो राजा के दूत होते हैं, राजा के जो अमात्य होते हैं यानी मंत्री आदि होते हैं, और स्वयं राजा, कभी कभी राजा भी खुद ही अपनी बातों को लीक कर देते हैं। कैसे करते हैं, बोले इंगित और आकाराभ्याम, यानी अपने संकेतों के द्वारा और अपने आकृति के द्वारा, अपने शरीर की आकृति के द्वारा उनकी बातें कई बार लीक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई राजा बिल्कुल सोच में बैठा हुआ है, उसने अपना हाथ बिल्कुल ठोड़ी पे लगाया हुआ है, सोच की मुद्रा में बैठा हुआ है, तो उससे पता लग जाएगा किसी दूसरे को, अरे आज तो राजा कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ प्लानिंग बन रही है, आज तो कुछ होने वाला है, तो समझ लीजिए उसका मंत्र भेद हो गया है। ठीक है, तो इंगित यानी वो जब कुछ ऐसे सांकेतिक जो प्रयोग करता है, यानी अपने इशारे से, ठीक है, तो उससे भी लीक हो जाती हैं बातें। और आकार से भी, यानी वो मुद्रा बना करके बैठा हुआ, तो उससे पता लगता है कि ये कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो ऐसे में भी उसके मंत्र का भेद हो जाता है। और इंगित किसे कहते हैं, तो ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। इंगितम अन्यथावृत्ति, इंगित किसे कहते हैं, बोले अन्यथावृत्ति। इंगित का मतलब होता है जो अन्यथा वृत्ति होती है। अन्यथा वृत्ति अर्थात एक व्यक्ति का सामान्य स्वभाव होता है, ठीक है, और एक दूसरा स्वभाव होता है। दूसरा स्वभाव यानी एक कृत्रिम होता है, एक सामान्य प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक। अब व्यक्ति जब अपना एक्स्ट्रा जो दिखाता है एटीट्यूड, या कहें उसको, जैसे कोई आंख मार रहा है, ठीक है, तो आंख मारना क्या हो गया, अन्यथा वृत्ति हो गई। तो आंख मारना यानी वो इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है, ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, उसकी गुप्त बातें लीक हो जाएंगी अगर राजा ऐसा करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और आकृति ग्रहणम आकारः, तो इंगित किसे कहते हैं, इंगितम अन्यथावृत्ति, और आकृति ग्रहणम आकार। आकार किसे कहते हैं, आकृति ग्रहण को, यानी राजा ने कोई आकृति बना रखी है, मतलब अपनी जो पोज होती है राजा की, और कोई पोज, उसी पोज में बैठा हुआ है, बिल्कुल सोचने वाली मुद्रा में बैठा हुआ है, जैसे हाथ मुंह पे लगा दिया और ऐसे, या हाथ माथे पे लगा रखा है, बिल्कुल सोच रहा है, बिल्कुल सोच विचार में, गहन चिंतन में डूबा हुआ है, तो उससे पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ सोच रहा है। और अगर किसी ने उसको ऐसे देख लिया तो वो सोचेंगे आज तो कुछ ना कुछ ये सोच रहा है, आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, और ऐसे में उसकी सारी मंत्रणा जो भी है लीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए राजा को चाहिए कि मंत्र भेद क्या होता है, ये इन दोनों से मंत्र भेद हो जाता है, एक तो आकार से और एक इंगित से, इसीलिए कहा इंगित आकाराभ्याम मंत्र भेदा दूता अमात्य स्वामी नाम। ठीक है, यानी दूत अमात्य स्वामी अगर ये कभी इस तरीके से बैठे हुए हैं तो ऐसे में भी मंत्र भेद पता लगने लग जाता है। इसीलिए राजा को चाहिए कि तस्य संवरणम, राजा क्या करे, उसकी रक्षा करे, उसको अच्छे ढंग से ढक के रखें, यानी कभी भी वो इस प्रकार इंगित ऐसा ना बैठ जाए कहीं पर सोच रहा है बिल्कुल, ठीक है, या इस प्रकार से राजा को नहीं बैठना है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं कोई संकेत करना है, नहीं किसी को आँख मारनी है। जैसे आँख मारना भी एक इंगित हो जाता है। ठीक है, तो सपोज़ कोई आपको आंख मारे, तो आंख मारे मतलब आपको लग रहा है ना कि वो कुछ इशारा कर रही है, इशारा कर रहा है, ठीक है, तो वो आंख मारना क्या हो गया है, वो भी एक प्रकार से इंगित हो गया है। और आंख मार अगर किसी और ने देख दिया तो आपकी बातों को जो पर्सनल आपकी बातें हो रही, जो दूसरा आपको आंख मार रहा है, समझ ले, दूसरे ने समझ लिया और वो लीक कर देगा तो सारी बातें लीक हो जाएंगी। इसलिए राजा को क्या करना है, तस्य संवरण, राजा को इसकी रक्षा करनी है, राजा को कभी भी इन तरीक़ों से नहीं रहना है, ना ही राजा को अपने दूत अमात्य आदि
आदि को इस तरीके से बैठने देना है, ना ही उनको संकेत करने देना है। जब भी वो कोई कार्य शुरू करे तो कार्य के शुरू करने से पहले जो मंत्रणा होती है, मंत्रणा कभी भी ऐसे बाहर न निकलने दे, ठीक है। तो तस्य संवरणम आयुक्त पुरुष रक्षणम आकार्य कालादिति। तो राजा को चाहिए कि वह अपने मंत्र की यानी अपनी गुप्त बातों की जो वो मंत्रणा करेगा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले प्लानिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, परिणाम दिखना चाहिए, कार्य शुरुआत नहीं दिखनी चाहिए कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्या रणनीति थी, ठीक है। तो उसका परिणाम दिखना चाहिए, ठीक है। तो सफलता सभी देखते हैं, तो उससे पहले की जो सिचुएशन होती है वो कभी किसी को नहीं बतानी है। तो इसी तरीके से कहते हैं कि राजा को आयुक्त पुरुष रक्षणम यानी अपने उसके जितने भी अमात्य आदि हैं उनको भी अच्छे ढंग से रखना है, क्योंकि वो भी कहीं बात लीक ना हो जाए, इसीलिए उनकी भी रक्षा करनी है। और अपने मंत्र की यानी जो भी वो अपने सोच रहा है, विचार कर रहा है, उसकी भी उसे अच्छे ढंग से रक्षा करनी है। कब तक करनी है, तो कहा कि आकार्य कालादिति यानी जब तक काम शुरू ना हो जाए तब तक कोई भी बात लीक ना कर दे राजा, ठीक है। क्योंकि राजा के केस में अगर कोई भी बात लीक होगी तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो राजा को इस प्रकार से मंत्रणा करनी है। अब मंत्रणा करने का यहाँ पर बहुत ही बड़ा महत्व है। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उसी चीज़ को यहाँ पर मंत्र कहा जाता है। अब आपके केस में आप तो आज सोचेंगे और कल कर लेंगे, आप तो एक पर्सनल एक व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन राजा के केस में बहुत बड़ी प्रजा है, बहुत बड़ा देश राजा को चलाना होता है। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अगर आज कुछ डिसीजन लेता है तो अपने आप ही कर देगा, पहले बैठक बैठेगी। आप देखते होंगे सभासद बैठते हैं वहाँ पर, लोकसभा में वहाँ पर बैठक होती है, तो बहुत प्रकार के वहाँ पर सभी की राय ली जाती है, तो मंत्रणा करनी पड़ती है। तो आपके केस में तो आज आपने सोचा कि कल हम जलेबी खाने के लिए जाएंगे, कल हम मोमो खाने के लिए जाएंगे, तो आप तो तुरंत कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उनको सारी चीज़ें, क्योंकि उनको तो बड़े डिसीजन लेने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको इनकी अच्छे ढंग से लीक नहीं करनी है पहले ही बातें। जब काम शुरू हो जाए राजा का, तब जा कर के वो बातों को आगे बढ़ा सकता है। तो राजा को क्या चाहिए कि राजा को इन सभी को अच्छे ढंग से इनकी रक्षा करनी है, इनको देखते रहना है कि कोई लीक ना कर दे बात, या कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्योंकि तेसाम ही यानी जो मंत्री लोग होते हैं, तेसाम अर्थात मंत्री नाम, जो मंत्री होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मंत्री क्या होते हैं, प्रमाद मद सुप्त प्रलाप कामादि रुच से कहा। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मंत्री है, कोई भी दूत है, ठीक है। अब वो कभी प्रमाद में है यानी सावधान नहीं है, और असावधानी में यानी उसे कोई होश ही नहीं है, बेहोशी में वो क्या है, राजा की बातों को बाहर लीक कर देता है। कई बार मद में कर देता है, मद में यानी कभी दारू पी करके, मद्यपान करके। तो दारू पी करके तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेहोशी में कोई कुछ भी बोल सकता है। तो सपोज किसी मंत्री को राजा की बातें पता हैं, और अगर राजा की बातें उसे पहले ही पता हैं और उसने दारू पी रखी कहीं पर, तो वो समाज में उसको फैला सकता है, ठीक है। दारू पी करके आपको पता है कुछ भी कर लेता है बेहोशी में। ऐसे ही कई बार क्या होता है, सोते सोते भी सुप्त में प्रलाप कर लेते हैं, कोई सुप्त प्रलाप। सुप्त प्रलाप अर्थात सोए सोए आपने कई लोगों को देखा होगा, बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हो सकता है कई बार मंत्री, अगर उसे पता है राजा की बातें लीक है, और सोते सोते राजा के बारे में बोलता जा रहा है, हर कोई व्यक्ति वहाँ आसपास है तो वो सारी चीज़ें सुन लेगा। इसीलिए राजा को चाहिए कि वो इन सभी का ध्यान रखे, इन सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से हैंडल करे, ठीक है। काम आदि उत्से का, कई बार काम से भी जो है यानी किसी लोभ के कारण जो मंत्री होते हैं वो राजा की बातें लीक कर देते हैं, या कभी अपनी प्रेयसी के सामने, किसी मंत्री की कोई प्रेमिका है वो अपनी प्रेमिका के सामने राजा की सारी बातें लीक कर सकता है। इसीलिए और कहा कि प्रच्छन्न यानी कभी कोई ज़्यादा उन्मत्त सा, पागल सा हो जाता है, तो उस टाइम भी कोई राजा की बातें लीक कर सकता है। इसी तरीके से अवमतः अर्थात राजा के साथ जिसकी बनाती नहीं हो, यानी राजा के साथ जिसकी बनती नहीं हो, जिसके संगति नहीं होती हो, राजा के साथ जिसके अच्छे ढंग से मिलन नहीं हो पाता हो राजा की बातों से, जिसका मैच नहीं करती हो जिसकी बातें, जो राजा ने जिसको पहले से दंडित कर रखा हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो भी क्या कर सकता है, राजा की बातों को मंत्रम भिन्नति यानी राजा का जो मंत्र है, जो राजा की गुप्त बातें हैं उसका भेद कर सकता है। इसीलिए तस्माद रक्षेन मंत्रम, इसीलिए राजा को उस मंत्र की रक्षा करनी है, उस गुप्त जो मंत्रणा हो रही है किसी काम को करने से पहले उसकी रक्षा करनी है। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब यहाँ से कुछ आचार्यों का मत है इसी मंत्र के बारे में,
कि मंत्र कैसे करना है, यानी ये गुप्त बात, जब किसी काम को शुरू करने से पहले विचार कैसे करना है। और विचार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये आप सभी लोग जानते हैं। और एक आइडिया जो बदल दिया आपकी दुनिया। तो इसीलिए अब भारद्वाज का सबसे पहले मत है, इन मतों को आपको ध्यान रखना है। तो भारद्वाज कहते हैं मंत्र कैसे करना है, तो बोले मंत्र भेदो ही अयोगक्षेम करो राज्ञस्तदायुक्त पुरुषाणाम। बोले अगर गलती से मंत्र का भेद हो जाए, मंत्र का भेद यानी जो मंत्र हो रहा है, मंत्रणा हो रही है, उसका अगर भेद हो गया तो समझ लीजिए वो अकल्याण करने वाला है, यानी राजा का काल पक्का। राजा की पोल खुली तो समझो राजा का काल आ गया। तो इसीलिए मंत्र भेदो अयोगक्षेम करो होता है, यानी कल्याण करने वाला नहीं होता है। किसके लिए? राजा के लिए और उसके संबंधी जितने भी अमात्य पुरुष, उसकी जितनी भी संपदा है राजा की, समझ लीजिए उसका काल आ गया है, उसका नाश होने वाला है अगर मंत्र का भेद हो गया। यानी मंत्र अगर लीक हो गया, यानी गुप्त बातें लीक हो गई हैं, मंत्रणा अगर लीक हुई तो समझ लो राजा का काल पक्का, राजा की पोल खुली तो राजा का काल पक्का। ये कौन कह रहे हैं? भारद्वाज कह रहे हैं। इसीलिए बोले भारद्वाज कहते हैं कि तस्मात् गुह्यमेको मंत्र ये तिथि भारद्वाजा। तो ये कहते हैं कौन? भारद्वाज कहते हैं कि इसीलिए गुह्यम यानी मंत्र को बिल्कुल अकेले एकांत में करना चाहिए। मंत्र यानी राजा जब कुछ सोचे तो बिल्कुल अकेला हो, एकांत स्थान हो, गुह्य हो, बिल्कुल गुप्त हो, और राजा अकेले ही मंत्र ये यानी अकेला ही मंत्र विचार करे, किसी को भी वहाँ पर ना आने दे, न किसी मंत्री को, न किसी दूत को, किसी को नहीं। ऐसा भारद्वाज कहते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई मंत्री आया, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई मंत्री आया तो मंत्री आएगा तो समझ लीजिए कि मंत्रिणाम अपि मंत्रिणो भवन्ति, क्योंकि मंत्रियों के में भी मंत्री होते हैं, शेर का भी बाप होता है। तो इसलिए मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं और तेषाम अपि अन्य, यानी मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं, उनके भी बहुत बड़ी चेन बनी रहती है। तो अगर मंत्री वहाँ पर होगा राजा के सामने तो वो एक से दूसरे पे, दूसरे को तीसरे से बताएगा और राजा की सारी बातें लीक हो जाएंगी। तो इसीलिए जो ये मंत्री परंपरा बहुत लंबी होती है, ये क्या कर सकती है? मंत्र का भेद कर सकती है। सहसा मंत्री परंपरा मंत्रम भिन्नति, यानी वह जो मंत्री परंपरा है, मंत्री बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को अगर फैला दी बात उन्होंने तो सारा राजा का जो मंत्र है, राजा की जो मंत्रणा है, वो उसका भेद हो जाएगा। भिन्नति अर्थात वो भेद कर देंगे उसका। इसीलिए राजा अकेला ही खुद गुप्त अपनी मंत्रणा करे, किसी को मत बताए। जब भी उसे कोई डिसीजन लेना हो तो उसके लिए जो मंत्रणा करे तो खुद ही करे, किसी को ना आने दे, वहाँ पर एकांत में करे। इसीलिए भारद्वाज का ये मत है, परीक्षा में आपको ध्यान रखना है। और श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि तस्मा नास्य परे विद्युः कर्म किंचित चिकीर्षितम्। इसीलिए तस्मात, इसीलिए नास्य यानी इसके, इस राजा के, न विद्युः न जाने, यानी पर लोग यानी दूसरे लोग राजा के बारे में कुछ भी न जाने। राजा जो भी काम कर रहा है, यत् किंचित चिकीर्षितम, चिकीर्षितम अर्थात कर्तुम ईप्सितम इति चिकीर्षितम, यानी जो भी राजा ने चाहा है, बोले चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम। तो बोले राजा ने जो कुछ भी चाहा है, यानी काम करना, जो भी कार्य शुरू करना चाहता है राजा, उसके बारे में किसी को भी, बोले एक रत्ती भर भी किसी को पता नहीं होना चाहिए। बोले पर व्यक्ति कोई भी उसके बारे में न विद्यु अस्य, इस राजा के काम को न जाने। केवल और केवल कौन जाने? बोले आरब्धारस्तु, जो राजा के साथ शुरू करने वाले हैं, जो इस कार्य में प्रवृत्त होंगे, जिनको राजा इस कार्य में लगाएगा, केवल वही लोग जाने। और वो भी कब जानेंगे? जब काम शुरू हो जाएगा या फिर काम खत्म हो जाएगा, तब उनको पता लगे। उससे पहले किसी को एक रत्ती भर भी पता नहीं होनी चाहिए, किसी के पास थोड़ी सी भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। ये राजा के लिए भारद्वाज ने कहा। इसलिए राजा अकेला ही सारी बातें करे, अकेला ही सारा मंत्रणा जो भी करेगा अकेला ही करे, ठीक है। अब देखिए भारद्वाज ने कहा अकेला करे। अब भारद्वाज का खंडन किया विशालाक्ष ने। इसीलिए यहाँ पर आपको इन मतों को जरूर ध्यान रखना है। विशालाक्ष ने कहा अरे भारद्वाज जी आप भी क्या बात करते हैं, बोले इतनी बड़ी मंत्रणा, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा उसका देश है, अब वो अकेला भले कैसे कर सकता है। तो विशालाक्ष ने भारद्वाज का खंडन किया और कहा कि नैकस्य मंत्र सिद्धि रस्ती थी विशालाक्ष। बोले एक व्यक्ति कभी भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। बोले अकेला राजा इतनी बड़ी मंत्र सिद्धि नहीं कर सकता है। अकेला राजा इतने बड़े भले देश को चलाने के लिए कोई डिसीजन लेगा तो उसको बैठक लगानी होगी, उसको लोकसभा, उसकी जो राज्यसभा होगी उसमें उसको अच्छे ढंग से मंत्रियों को बुला करके मंत्र के बारे में सोचना होगा, यानी मंत्रणा करनी होगी। अकेला कैसे कर लेगा वो? और अगर उसने कर भी लिया तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, यानी मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा विशालाक्ष कहते हैं। और फिर विशालाक्ष कहते हैं कि प्रत्यक्ष परोक्षानुमेया ही राजवृत्ति है। और ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा अगर आपने विगत कक्षा देखी होगी कि राजा की जो वृत्ति होती है 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमेय।
यानी राजा 3 प्रकार से कार्य कराता है और इन तीनों कार्यों को कराने के लिए राजा को मंत्रियों की ज़रूरत होती है। यानी जब वो प्रत्यक्ष करेगा, परोक्ष करेगा, तो वो अपने जहाँ पर वो उपस्थित नहीं यानी दूसरे अपने राज्य में, वहाँ पर किसी और को मंत्रियों को भेजेगा, गृह मंत्री लगाएगा, ठीक है। यानी उसको प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेय में मंत्रियों की ज़रूरत होती है। अनुपलब्धस्य ज्ञानम, यानी जो बात अभी तक पता नहीं है जिसके बारे में, उसको जानने के लिए अनुपलब्धस्य ज्ञानम, और जिसको जान लिया है उपलब्धस्य निश्चय, जिसको जान लिया उसके बारे में पक्का करना, उसके बारे में निश्चय करना, उसके बारे में दृढ़ता का ज्ञान होना कि ये बात सही है गलत है, ठीक है। और जो बात सही हो गई उसको और ज़्यादा बलाधानम, उसको और ज़्यादा दृढ़ करना, बिल्कुल ये सच में पक्का है, ठीक है। और अर्थद्वैतस्य संशय छेदनम, यानी जिस बात में अर्थद्वैत है, यानी जिस बात में कोई संदेह है, जिस बात में कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह है, उसमें उस संदेह का क्या करना, छेदन करना, यानी संदेह डाउट को क्लियर करना। और एक देश दृष्टस्य शेषोपलब्धि, और जो काम थोड़ा सा ही हुआ है, थोड़ा सा ही जिस बात के बारे में पता है, उसके जितनी भी बातें और हैं उनको जानना, शेष की उपलब्धि करना। जो एक देश दृष्ट है, यानी थोड़ा सा ही जिसके बारे में राजा को पता है उसके बारे में और चीज़ें समझना, ये सारा काम जो भी होता है ये राजा खुद अकेला नहीं कर सकता, बल्कि मंत्री साध्यम एतत्, यानी ये जितने भी कार्य होते हैं अनुपलब्धस्य ज्ञानम, जो चीज़ अभी तक राजा को पता नहीं है उसके बारे में जानना, जो पता लग गया उसके बारे में निश्चय करना, उसके और ज़्यादा दृढ़ता करना, जिसमें कोई संदेह है उसका संदेह का डाउट का क्लियर करना, डाउटों को, जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, ठीक है। और जिसको थोड़ा सा राजा ने अभी समझा है, थोड़ा सा ही राजा को पता लगा, उसको और ज़्यादा पक्का करना, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना, ये सारा काम राजा खुद अकेला नहीं कर सकता, बल्कि उसके जितने भी मंत्री होंगे उन सभी की उसको सहायता की अपेक्षा होगी, यानी इन सभी के बिना नहीं कर सकता हो। इसीलिए भारद्वाज के मत का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा अकेला राजा कभी भी मंत्रणा नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा इन्होंने तस्मात् बुद्धि वृद्ध सार्धम आसीत मंत्रम, इसीलिए बोले तस्मात्, इसीलिए बुद्धि वृद्धि, अर्थात जो लोग ज्ञान में वृद्ध हैं, बुद्धि में वृद्ध हैं, ऐसा नहीं कि उम्र से तो बड़े बूढ़े हैं, दांत निकले हुए हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं, बोले जो बुद्धि में वृद्ध हैं। अब बुद्धि में वृद्ध का मतलब है कोई छोटा भी उम्र में लेकिन बुद्धि में अगर वृद्ध है, तो ऐसे विद्वान लोगों के साथ राजा क्या करे, ऐसे विद्वान मंत्रियों के साथ राजा क्या करे, बुद्धि वृद्ध है सार्धम, अर्थात साथ में राजा मंत्र यानी मंत्रणा आसीत, यानी मंत्रणा के लिए आसीत का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा। आसीत किसका, मुझे बताइएगा। आसीत आप आसीत का मतलब है बैठे। अब आपको पता होगा आस उपवेशने धातु का कौन सा लकार है, ठीक है। तो राजा क्या करे, इनके साथ में बैठे, किनके साथ में, विद्वान लोगों के साथ मंत्रणा करने के लिए उनके साथ में बैठे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से राजा को मंत्रणा करनी है। टोटली अगर हम कंक्लूजन फाइनली वी इफ वी ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर विशालाक्ष मत, तो आप सभी को पता लग रहा होगा कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो विशालाक्ष क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भारद्वाज के मत का खंडन कर रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आपको विशेष बात जो ध्यान रखनी है वो है कि आपको अकेला ही मंत्रणा नहीं करनी, बल्कि एक राजा खुद अकेला नहीं कर सकता, उसको बहुत अन्य लोगों को भी जरूरत होती है। तो ये क्लियर यहाँ पर। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए इनके भी मत का खंडन दूसरे आचार्य करते हैं। अब वो आचार्य कौन है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आचार्य हैं इन्होंने यहाँ पर इन्होंने भी एक श्लोक दे दिया है विशालाक्ष ने, और इनका क्या श्लोक है तो वो भी देख लीजिए। ये कहते हैं न कंचिद अवमन्येता, न कश्चिद अवमन्येता सर्वस्य शृणुयान मतम बालस्याप्यर्थवत वाक्यम उपयुंजीत पंडिता। बोले राजा को चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति का, यानी जब वो मंत्रणा करेगा, विशालाक्ष कहते हैं, तो उसको किसी का भी क्या करना है, किसी का भी अनादर नहीं करना है। यानी जो उसके आसपास वहाँ पर जो मंत्रणा जब जिनके साथ में कर रहा होगा तो किसी का भी वहाँ पर अपमान न करे। कश्चिद अवमन्यता, न कश्चिद अवमन्यता, किसी का भी अपमान न करे, सभी के मतों को सुने। सर्वस्य शृणुयान मतम, ठीक है, राजा को क्या करना है, सभी के मतों को सुनना है कि कौन क्या कह रहा है। और बालस्य अपि अर्थवत, इवन अगर वहाँ पर एक बालक भी है, छोटा सा बच्चा भी है, और वो भी अगर अर्थ सार्थक वाक्य बोल रहा है, अर्थवद वाक्य बोल रहा है, राजा को कोई अर्थवद उपदेश दे रहा है, यानी सार्थक बातें राजा को बता रहा है, तो राजा को उसका भी अनादर नहीं करना है, बल्कि उसको भी ग्रहण करना है। ऐसा जो राजा होता है वो पंडित होता है, अच्छा राजा होता है, पंडा बुद्धि उसकी होती है, यानी अच्छा बुद्धिमान राजा होता है। उसको इस तरीके से उसको मंत्रणा करनी है, क्योंकि अगर वो किसी
का भी अनादर कर देगा तो समझ लीजिए राजा की पोल खुल जाएगी, और राजा की पोल खुली तो समझ लीजिए राजा का काल पक्का। तो इस तरीके से राजा को इन चीज़ों को अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगले आचार्य हैं, इन्होंने ये विशालाक्ष का मत था, ध्यान रखिएगा। विशालाक्ष ने कहा कि राजा को क्या करना है, अपने अकेला ही नहीं करना है, मंत्रणा जो करेगा राजा अकेला ही नहीं करनी है, बल्कि अपने साथ कुछ और मंत्रियों को भी रखना है। लेकिन भारद्वाज ने कहा था कि केवल राजा अकेला ही मंत्रणा करे, किसी को भी अपने पास में मत रखे, ठीक है। और विशालाक्ष ने उनका खंडन किया। अब विशालाक्ष का भी खंडन करते हैं पराशर। पराशर ने कही, पराशर यहाँ पर कहते हैं, अरे विशालाक्ष जी आप क्या कहते हैं, आपने बोला एतन मंत्र ज्ञानम नयतन मंत्र रक्षणम इति पराशरा। अब पराशर के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं, विशालाक्ष जी आपने तो केवल मंत्र के ज्ञान के बारे में बताया, यानी मंत्रणा कैसे करनी है ये तो आपने बताया, लेकिन उसकी रक्षा कैसी करनी है ये तो आपने बताया ही नहीं। क्योंकि जब आपने विशालाक्ष के मत को देखा तो विशालाक्ष ने तो केवल यहाँ पर ये बताया कि मंत्र सिद्धि कैसे करनी है, बोले अनेक वहाँ पर अपने साथ में क्या करना है, कुछ मंत्रियों को बुद्धि वृद्ध यानी जो ज्ञान में वृद्ध होंगे विद्वान लोगों के साथ में मंत्रणा करनी है। केवल इन्होंने तो केवल ज्ञान दिया, अब इसकी रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि मंत्रणा तो अच्छे ढंग से उसकी रक्षा भी होनी चाहिए, उसका स्थान भी सीक्रेट होना चाहिए, वहाँ पर कोई ना आए। तो उसके लिए क्या करना है वो कहते हैं, इन्होंने कहा, उनका खंडन किया कि आपने केवल मंत्र का ज्ञान दिया, मंत्र की रक्षा के बारे में तो कुछ बताया नहीं, इसीलिए आपका मत भी सही नहीं है। तो इन्होंने अपना मत दिया पराशर ने। इन्होंने कहा यद अस्य कार्यम अभिप्रेतम तत्प्रतिरूपकम मंत्रिणः पृच्छेत। अब बोले राजा जब कोई काम करे, कोई कार्य शुरू करे, उससे पहले राजा को जो भी राजा का ईप्सित कार्य हो, जो भी राजा करना चाहता है, यद अस्य यानी जो कुछ भी, अस्य अर्थात इस राजा का कार्य हो, कैसा कार्य जो ये चाहता है, अभिप्रेत कार्य हो, राजा क्या करे कि तत्प्रतिरूपकम मंत्रिणः पृच्छेत। राजा डायरेक्ट उसी काम के बारे में मंत्रियों को न पूछे, बल्कि उसी का कोई दूसरा संबंधित कार्य पूछे। जैसे सपोज राजा कोई कार्य कर रहा है, अब राजा ऐसा ना बोले कि ये कार्य करना है तो इसके बारे में विचार करते हैं, मंत्रणा करने लग जाएगा, तो राजा को ऐसा नहीं करना है। राजा को उसी के सिमिलर कोई दूसरा कार्य पूछना है, ताकि मंत्रियों को डायरेक्ट कोई बात पता न चले। तो राजा को क्या करना है, राजा को पूछना है मंत्रियों से, मंत्रिणः पृच्छेत, क्या पूछना है, कार्यम इदम एवं आसीत। राजा को कहना एक काम था, ठीक है, राजा को कहना था ये कार्यम इदम एवं आसीत, यानी ऐसा काम था, ऐसा करना था, वो करना था, सो करना था, लेकिन राजा को अपने कार्य के बारे में नहीं बताना है, राजा को केवल उनका आइडिया लेना है, ठीक है। तो कार्यम इदम एवं आसीत वा यदि भवेत् तत् कथम कर्तव्यम इति, ऐसा ये कोई कार्य था, या राजा को कोई ऐतिहासिक घटना प्राचीन काल की देनी है कि उस राजा ने ऐसा किया था और ऐसा हुआ था, और अगर वो ऐसा होता तद वा यदि भवेत् तत् कथम कर्तव्यम, उसे कैसा करना चाहिए था। ऐसा राजा क्या करेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कोई दूसरा काम उसी के समान क्या करेगा, मंत्रियों से पूछेगा। और उसके बाद मंत्री जो ते यथा ब्रूयुः तत्कुर्यात्, बोले जैसा मंत्री तब कहेंगे उसी अनुसार क्या करेगा, राजा करेगा, ठीक है। तो राजा को डायरेक्ट अपने कार्य के बारे में नहीं बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ, बल्कि राजा को कोई उसी के समान दूसरा कार्य उनको पूछना है। और उसके बाद ते यथा ब्रूयुः राजानः तथा कुर्युः, ठीक है, राजा भी वैसे ही करेंगे। तो जिस प्रकार से तब वो राय देंगे अपनी अपनी मंत्रणा करके, ठीक है, तो उस प्रकार से राजा करेगा। ऐसे में क्या होगा, मंत्र की उपलब्धि हो जाएगी, यानी मंत्र का ज्ञान भी हो जाएगी कि मंत्र कैसे करना है, मंत्र अर्थात मंत्रणा कैसे करनी है राजा को किसी कार्य को शुरू करने से पहले, और उसकी रक्षा भी हो जाएगी। संवृत्तिश्च, संवृत्ति अर्थात उसकी रक्षा भी भवती थी, उसकी रक्षा भी होती है, उसकी रक्षा भी हो जाएगी। इसीलिए राजा को क्या करना है, डायरेक्ट अपने कार्य के बारे में नहीं बताना, बल्कि उसी के सिमिलर कोई दूसरा कार्य पूछना है कि अगर ऐसा होता, अरे मंत्रियों जरा सुनो तो इधर आओ जरा, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो कैसे होता, और कैसे होता तो कैसे करते, ऐसा राजा को पूछना है। ऐसा नहीं पूछना कि मैं ये काम कर रहा हूँ आप ऐसा बताएं, डायरेक्ट नहीं पूछना है। अब देखिए ये मत क्लियर, यहाँ पर किसका मत है, पराशर जी का या पराशर के अनुयायियों का। अब इनके मत का भी खंडन कर दिया है पिशुन ने। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये विगत परीक्षा में पूछा गया था, यहाँ से पिशुन आचार्य का जो ये मत है, मंत्रिणो ही व्यवहितम अर्थम, तो ध्यान रखिएगा पिशुन जो नारद आचार्य हैं उन्हीं को, नारद मुनि को पिशुन कहा जाता है। अब पिशुन ने कहा, अरे पराशर जी आपका भी जो मत है ना वो सही नहीं है। बोले हमको अच्छा नहीं लगता आपका मत। क्यों नहीं लगता है, तो कहते हैं इन्होंने अपना मत दिया, बोले मंत्रिणो ही व्यवहितम अर्थम वृत्तम अवृत्तम व पृष्ठम अनादरेण ब्रुवंति प्रकाशयन्ति। बोले जो मंत्री लोग होते हैं वो क्या करते हैं, व्यवहितम अर्थम वृत्तम अवृत्तम व पृष्ठम अनादरेण ब्रुवंति। जो मंत्री लोग होते हैं, अब जब इन्होंने उनका खंडन किया, किसका, पराशर का, पराशर ने कहा, क्या कहा पराशर ने
कि राजा को क्या करना है, डायरेक्ट अपने कार्य के बारे में नहीं बताने, कोई दूसरा कार्य वहाँ पर पूछना है, अपने कार्य के बारे में नहीं पूछना है। तो जब राजा ऐसा करेगा तो मंत्री लोग, जब राजा बार बार ऐसा ही करेगा तो मंत्री लोग सोचेंगे कि ये बोलता कुछ और है, हमसे पूछता किसी दूसरे कार्य के बारे में और बाद में करता कुछ और है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, व्यवहितम अर्थम वृत्तम अवृत्तम, यानी जब वो बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, तो व्यवहितम अर्थम बोल कुछ और रहा है, और वृत्तम अवृत्तम वा, यानी कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, पृष्ठम अनादरेण ब्रुवंती, यानी वो फिर उनके मन में उसके प्रति क्या हो जाएगी, राजा के प्रति एक अनादर सा उत्पन्न हो जाएगा। वो सोचेंगे कि राजा हमारे बोले पर तो कभी जाता है नहीं, केवल हमको पूछता है और काम कुछ और करता है, हमको पूछता किसी दूसरे कार्य के बारे में है। तो ऐसे में वो मंत्री लोग सोचेंगे कि ये राजा ऐसा ही है, हमारी बातों को जब ये सोचता ही नहीं है, हमारी बातों पर कोई अमल ही नहीं करता है, कार्य ही नहीं करता है, तो फिर इसको बताकर क्या फ़ायदा। और वो फिर राजा के प्रति अनादर भाव से रहने लगेंगे, और ऐसे में वो क्या करेंगे, राजा की बातों को लीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो अनादर, उनका राजा के प्रति कोई सम्मान नहीं रहेगा, तो ऐसे में वो राजा की बातों को लीक भी कर सकते हैं। इसीलिए राजा को चाहिए कि राजा ये कहते हैं कि वो क्या है, दोष है, ये पिसुन आचार्य कहते हैं, नारद कहते हैं कि ये दोष है। ठीक है, इसीलिए राजा को क्या करना है, तस्मात् कर्मसु येषु अभिप्रेताः तैसः मंत्रेत्। इसीलिए राजा को चाहिए कि बोले जो काम राजा कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, राजा डायरेक्ट खुल के बोल दे कि मुझे ये कार्य करना है, आप सभी मंत्री आइए और इसके बारे में मंत्रणा करते हैं, कैसे इस कार्य को करें, कैसे शुरू करें, कैसे ये सक्सीड होगा, कैसे हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये सारी चीज़ें राजा खुल के बोल दे कि ये कार्य मुझे करना है। और तस्मात, इसीलिए राजा कर्मसु येषु अभिप्रेता, यानी जो मंत्री जिसमें एक्सपर्ट है और राजा को जो काम करना है तो उसी के अकॉर्डिंग राजा उसी मंत्री को बुलाए। जैसे सपोज राजा कोई गृह संबंधित कार्य कर रहा है, या राजा किसी गृह मंत्री को बुलाएगा ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, मतलब जो जिसमें अभिप्रेता है, यानी जो जिसमें निपुण होंगे, उन लोगों को बुला करके उनके साथ सह मंत्रयेत, यानी मंत्रणा करे, तय सह मंत्रयेत, उनके साथ में मंत्रणा करे। ऐसा नहीं कि आप सब्जी की दुकान में जा रहे हैं मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, ठीक है, सब्जी की दुकान में सब्जी के लिए ही जाएंगे। उसीलिए राजा भी क्या करेगा, जो लोग जिसमें एक्सपर्ट होंगे उनको बुलाएगा और खुला बोल देगा, खुला क्या कर देगा, ओपनली कहेगा कि मुझे ये कार्य करना है और आप सभी लोग मंत्रणा करें। ऐसा नहीं करेगा जो ऊपर जो आचार्य ने मत दिया, किसने, पराशर ने कहा कि राजा डायरेक्ट अपने कार्य को नहीं बताए, बल्कि ऐसा करे कि ये करना था, वैसा करना था, ऐसा हो जाएगा, कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है, राजा को डायरेक्ट बोल देना है। क्योंकि राजा जब ऐसा करेगा तो बोले अगर राजा डायरेक्ट नहीं बताएगा तो मंत्री सोचेंगे कि ये डायरेक्ट तो कभी बताता है नहीं, काम कुछ और करता है, बोलता कुछ और है। तो ऐसे में मंत्री क्या करेंगे, अनादर से राजा के साथ व्यवहार करने लग जाएंगे और राजा की बातों को प्रकाशित भी करने लग जाएंगे। अनादरेण ब्रुवन्ति प्रकाशयन्ति वा। इसीलिए राजा क्या करे, राजा उनको साफ बता दी कि मुझे ये कार्य करना है और आप सभी मिलकर के हम मंत्रणा करते हैं। तो तय है मंत्रेयमाणो ही मंत्र बुद्धिम गुप्तिम च लभत इति। तो उनके साथ में जब राजा मंत्रणा करेगा तो उससे क्या होगा, मंत्र के बारे में भी अच्छे ढंग से ज्ञान होगा कि कैसे करना है, और वो क्योंकि वो सभी लोग उसमें एक्सपर्ट होंगे तो वो उसकी रक्षा भी करेंगे। ऐसा पिसुन आचार्य का मत है। ध्यान रखिएगा, पिसुन आचार्य ने उनका खंडन किया, तो इन्होंने एक दूसरे का उत्तरोत्तर क्रम से सबने परस्पर खंडन किया। अब आपको यही ध्यान रखना है, खंडन मंडन जो चल रहा है ये परीक्षा में आपको प्रायः पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या मत है। तो पिसुन आचार्य का मत है कि डायरेक्ट कह दे और सीधी जो है उनसे परस्पर बता दे कि क्या कार्य मुझे करना है। लेकिन पराशर ने कहा नहीं, डायरेक्ट कभी भी कार्य को नहीं बताए। और इधर आपने देखा विशालाक्ष ने कहा कि विशालाक्ष कहते हैं कि अनेक मंत्रियों के साथ में राजा को मंत्रणा करनी चाहिए, और भारद्वाज ने कहा केवल और केवल राजा अकेला ही मंत्रणा करे। तो इस तरीके से ये चार आचार्यों के मत थे। अब जो मेन महाराज जी आ रहे हैं वो हैं कौटिल्य। अब कौटिल्य कहते हैं नहीं, बोले आप सभी का मत गलत है, बोले आप सभी आचार्यों का मत सही नहीं है। बोले इसमें एक दोष है, वो दोष कौन सा है, तो बोले अनवस्था हेसा, इसमें अनवस्था दोष है। यह जो है अनवस्था है। अनवस्था का मतलब है कि आपका जो मत है वो व्यवस्थित नहीं है, सही नहीं है। इस मत से राजा मंत्रणा करेगा तो उसका नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने अपना मत, कौटिल्य ने अंत में अपना मत दिया, जो कि इसके कर्ता धर्ता है, किसके कर्ता धर्ता, एक कौटिल्य अर्थशास्त्र के। तो उन्होंने अपना मत क्या दिया, बोले मंत्रिभिः त्रिभिः चतुर्भिर्वा सह मंत्रियेत्। बोले राजा क्या करे, 3-4 मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करे, अकेला नहीं करे, राजा को 3 या 4 मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करनी है। ये कौटिल्य का मत है, यानी राजा को 3 अथवा 4। ये किसका मंत्र है,
किसका मत है? यह है कौटिल्य का। तो मंत्रमाणो ही एकेन अर्थकृच्छ्रेषु निश्चयम नाधिगच्छेत्। और यहाँ पर तर्क भी देते हैं, कहते हैं कि अगर राजा अकेला ही मंत्र करेगा, मंत्रमाणो ही एकेन, यानी राजा अगर अकेला ही मंत्रणा करेगा तो ऐसे में उसको निश्चय नहीं हो पाएगा, यानी उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाएगा कि इस कार्य को कैसे करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उसमें आएंगी, यानी अर्थ का कृच्छ्रेषु यानी अर्थ की कठिनता होगी, यानी वो समझ नहीं पाएगा किस काम को करें नहीं करें, कैसे करें, इतना बड़ा डिसीजन लेना है, तो वो निश्चय की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, निश्चयम नाधिगच्छेत्। इसीलिए राजा को क्या करना है? 3 या 4 मंत्रियों के साथ में कार्य करना है। क्या करना है? मंत्रणा करनी है। ठीक है, कार्य करने के लिए मंत्रणा करनी है। एकश्च मंत्री यथेष्टम अनवग्रहश्चरति। और अगर राजा, यहाँ पर अपने तर्क भी दे रहे हैं, कहते हैं अगर राजा एक ही मंत्री के साथ में अगर मंत्रणा करेगा तो एक ही मंत्री क्या करेगा? एकश्च मंत्री, यानी एक अगर मंत्री होगा, राजा सोचेगा कि केवल एक मंत्री के साथ में मंत्रणा करते हैं, बाकी किसी को नहीं आने देंगे। तो ऐसे में जो एक मंत्री होगा वो सोचेगा कि राजा तो बिल्कुल मेरी ही बातों को सुनता है, मुझे ही मानता है, तो वो क्या करने लग जाएगा? अपने मन पसंद से जो है राजा के साथ आचरण करेगा, यानी वो राजा के सर पर, जैसे कहते हैं ना, सर पर चढ़ गया है, तो राजा के साथ में वो गलत व्यवहार करने लग सकता है, क्योंकि वो सोचेगा राजा किसी की बात को सुनता नहीं है, केवल राजा तो मेरे ही अंडर में है, राजा मेरी बातों को ही मानता है, मुझे ही पूछता है, तो वो गलत आचरण भी राजा के साथ यथेष्टम अनवग्रहश्चरति, यानी वो गलत आचरण भी करने लग सकता है राजा के साथ। और अगर फिर और तर्क देते हैं कि अगर राजा 2 या 3 द्वाभ्याम मंत्र्यमाणो द्वाभ्याम सहताभ्याम, अगर राजा 2 के साथ में मंत्रणा करे तो बोले वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 2 के साथ में अगर राजा मंत्रणा करेगा तो 2 मिल करके कभी भी राजा की पोल खोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि द्वाभ्याम मंत्र्यमाणो यानी 2 के साथ में मंत्रणा करेगा राजा, तो फिर द्वाभ्याम सहताभ्याम यानी वो दोनों मिल करके सहताभ्याम अवगृह्यते, यानी वो मिल करके राजा की पोल खोल सकते हैं, राजा की सीक्रेट बातें बाहर निकाल सकते हैं, या राजा को मरवा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा 2 के साथ भी नहीं करना है। और अगर 2 के साथ करेगा या तो वो राजा को मरवा सकते हैं, और अगर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई कभी, तो वो तब भी राजा की जो लीक बात हो रखी है, जो मंत्रणा हुई है, उसको लीक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए राजा को चाहिए कि वो 3 या फिर 4 मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करे, क्योंकि त्रिषु चतुर्षु वा नैकांतम कृच्छ्रेण उपपद्यते महादोषम, क्योंकि राजा जब 3 या 4 के साथ में मंत्रणा करेगा तो 3 या 4 के साथ में, 3 या 4 के केस में राजा को कोई भी क्लेश नहीं होगा। त्रिषु चतुर्षु यानी 3 या 4 में, 3 या 4 के साथ में एकांतम किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होगा, और राजा जो है कृच्छ्रेण उपपद्यते यानी उसको कोई भी कष्ट नहीं आएगा, और ना ही कोई महादोष उत्पन्न होगा, ऐसे में कोई आपत्ति नहीं आएगी, यानी सब कुछ सही चलेगा अगर 3 या 4 के साथ में राजा मंत्रणा करता है। उपपन्नम तो भवति, क्योंकि 3 और 4 के साथ में जब राजा मंत्रणा करेगा तो वो सही भी है, उपपन्न है यानी युक्त है। ठीक है, और अगर राजा इससे ज़्यादा लोगों के साथ में मंत्रणा करेगा, तो यहाँ पर कौटिल्य ने सभी आचार्यों के लिए तर्क भी दे रखे हैं कि 1 के साथ में करने से क्या नुकसान है, 2 के साथ में करने से क्या नुकसान है, इसीलिए उन्होंने कहा 3 या 4 के साथ में करें। और अगर 3 और 4 से ज़्यादा लोगों के साथ में राजा करेगा तो उसका क्या नुकसान है, उसके लिए भी तर्क देते हैं। कहते हैं ततः परेषु यानी उससे ज़्यादा, परेषु कृच्छ्रेण अर्थ निश्चयो गम्यते। अब देखिए, जब मंत्रणा राजा करेगा और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है, 1 4 5 बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, तो फिर तो वहाँ पर वो सब बातों में ही बितियाते रहेंगे, बातें ही करते रहेंगे, अब बातें ही चलती रहेंगी। वहाँ पर किसकी मंत्रणा, कार्य शुरू होना है, राजा को तो कार्य करना है, वहाँ पर तो बातें में ही सब जो है उलझे रहेंगे, यानी वहाँ तो सब बातों का ही आनंद लेते रहेंगे, कार्य तो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए अर्थ का निश्चय नहीं हो पाएगा, कष्ट से, बहुत मुश्किल से जो है राजा अपने कार्य को कर पाएगा, और न ही जो है मंत्र की रक्षा हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए राजा को ध्यान रखना है किस तरीके से राजा को क्या करना है, 3 या 4 के साथ में मंत्रणा करनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार का नुकसान हो सकता है राजा को। ठीक है, ज़्यादा लोगों को भी नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा रहेंगे तो फिर वो तो आपस में ही खूब बातें करने लग जाएंगे, मंत्रणा करने का तो विषय ही हट जाएगा, सभी लोग अपनी मज़े में आनंद में रहेंगे, बोलेंगे, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, परस्पर वहाँ पर अपनी बातें करने लग जाएंगे, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए राजा को 3 या 4 के साथ में मंत्रणा करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंत्राधिकार। अब देखिए, ये कंप्लीट होने वाला है, यहीं पर ज़्यादा नहीं है इसमें। अब राजा कहते हैं कि कौटिल्य कहते हैं राजा के बारे में कि देश काल कार्य वसेन त्वेकेन सह द्वाभ्याम एको वा यथा सामर्थ्य मंत्रयेत्। यहाँ पर कौटिल्य ने एक और बात एक्स्ट्रा जोड़ी
इन्होंने कहा कि अगर देश काल परिस्थिति कुछ ऐसी हो तो परिस्थिति अनुसार राजा अकेला भी कर सकता है मंत्रणा। वैसे तो कौटिल्य का मत है कि 3 या 4 के साथ में करे, लेकिन अगर देश काल परिस्थिति को देखते हुए कौटिल्य ने कहा कि तू एक नहीं, यानी अकेला भी कर सकता है और 2 के साथ में भी कर सकता है, ठीक है, या यथा सामर्थ्य हो और भी बुला सकता है। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन वैसा इनका मत क्या है कि 3 या 4 के साथ में मंत्रणा करें। लेकिन अगर देश काल या कार्य के अनुसार, कार्य क्या है, देश कहाँ है, कहाँ पे ये कार्य करना है, समय क्या है, इन सब को देखते हुए राजा क्या कर सकता है, अपने आप भी मंत्रणा कर सकता है। कोई उसका छोटा सा काम होगा तो अब उसको कोई छोटा सा उसका कार्य होगा, अपनी उसकी जो रानी होगी, रानी के बारे में कुछ कार्य करना होगा तो वो सबको थोड़ी वहाँ पर बुलाएगा, ठीक है। इसीलिए राजा को क्या करना है, वो देश काल परिस्थिति को देखते हुए भी इस कार्य को कर सकता है, और 1-2 के साथ भी कर सकता है, या फिर अपने आप भी अकेला भी मंत्रणा कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए मंत्रणा के बारे में कौटिल्य ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पर पंचांग मंत्र का उल्लेख किया गया है, यानी जब मंत्रणा करेगा राजा तो राजा को मंत्रणा करते समय पंचांग यानी 5 अंगों का विशेष ध्यान रखना है। जब मंत्रणा किसी कार्य को विचारने के बारे में, किसी कार्य के विचार करने के लिए जब वो अपने मंत्रियों को बुलाएगा या मंत्रणा करेगा तो उस समय राजा को 5 पॉइंट पर ध्यान देना है, 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। 5 अंग होते हैं मंत्रणा के। वो 5 अंग क्या हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं कर्मणाम आरंभोपाय। अब जो राजा काम कर रहा है, जो भी कार्य करने वाला है, को शुरू कैसे करना है तो कर्मणाम आरंभोपाया, उसको शुरू करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो जब मंत्रणा करेगा तो पहला उसे ये सोचना है, क्या सोचना है कि इस काम को करने के लिए क्या क्या उपाय है, शुरू करने के लिए क्या उपाय है। फिर दूसरा सोचेगा कि पुरुष द्रव्य संपद, यानी हमारे पास इस कार्य को करने के लिए पुरुष कितने हैं, यानी कितने लोग हैं जो इसको करेंगे, हमारे पास कितना द्रव्य है यानी कितना धन है, इस काम को करने के लिए हमारे पास पैसा भी है या नहीं है, ठीक है। ये भी राजा को ध्यान रखना है। ये 5 अंग हैं मंत्रणा के, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इनको पंचांग मंत्र भी कहा जाता है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद सोचेगा राजा देश काल विभाग, यानी ये कार्य कहाँ पर करेंगे, किस देश में करेंगे, किस स्थान में करेंगे, किस समय करेंगे, काल, और किस प्रकार से किस देश में किस काल में करेंगे, इसका भी राजा को विभाग करना है, इसके बारे में भी सोचना है, ठीक है, किसी भी कार्य को करते समय। फिर विनिपात प्रतिकारः, फिर क्या कहा राजा ने, कौटिल्य ने राजा के लिए कि विनिपात प्रतिकारः, यानी जो इस कार्य में विघ्न आएंगे, विनिपात आएंगे, जो ऊपर से निपात हो जाएंगे, गिर जाएंगे, विघ्न गिर जाएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे विघ्नों का कैसे समन करना है, विघ्नों का कैसे नाश करना है, तो विघ्नों का कैसे प्रतिकार करना है, यानी जो हम कार्य शुरू करने वाले हैं, जिसकी हम मंत्रणा कर रहे हैं, मंत्रणा करते समय राजा को उसमें आने वाले विघ्नों के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि क्या क्या इसमें हमको कठिनाई आने वाले हैं, उनके बारे में उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और कार्य सिद्धि, और अंत में राजा को सोचना है कि ये कार्य कैसे सफल हो पाएगा, हम कैसे इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये 5 जो चीज़ें हैं, 5 इनको पंचांग मंत्र कहा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राजा तान एक एक सह पृच्छेद, यानी जो ये पंचांग मंत्र हैं, पंचांग 5 अंग हैं मंत्रणा के, इन 5 अंगों को, इन 5 के बारे में राजा एक एक मंत्री को पूछे या सभी मंत्रियों को बुला करके जब मंत्रणा करेगा तो एक एक सह पृच्छेद, एक एक में जा करके भी पूछ सकता है। पहले एक में जाएगा तो उसे पूछेगा कि इस कार्य को हम शुरू करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, कितना पैसा है, इस कार्य को किस स्थान पे करें, किस देश में करें, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या विघ्न आ सकते हैं, ये कार्य कैसे सफल होगा। तो ये सारी चीज़ें राजा क्या करे, एक एक को पूछे, एक एक के पास जाए, या क्या करे, सभी को सामने बुला करके सभी के साथ में इनकी चर्चा करे। तो तान एक एक सह परीक्षेत समस्तांश्च हेतुभिश्चैसाम मति प्रविवेकान विद्यात्। इस प्रकार राजा क्या करे, अपने मंत्रियों की बुद्धि को परखे कि कौन क्या कह रहा है, मति प्रविवेकान विद्यात्, अर्थात जाने, उनकी बुद्धि को परखे, चैसाम यानी इन मंत्रियों की बुद्धि को परखे, किसके द्वारा, विभिन्न युक्तियों के द्वारा, हेतुओं के द्वारा राजा उनको परखे, उनको पूछे कि इस कार्य को कैसे शुरू करना है, और राजा उनका क्या करे, परीक्षण करें। और उसके बाद देखिए अवाप्तार्थः कालम नातिक्रमेत, और अवाप्तार्थ अर्थात राजा को जब अर्थ की प्राप्ति हो जाए, अर्थ अर्थात कार्य के बारे में जब उसने सारी मंत्रणा की और मंत्रणा करने के बाद सब कुछ सेट हो गया है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, सब मंत्रियों ने बता दिया कि अब कार्य ऐसा होगा, सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं, तो राजा तुरंत उस कार्य को कर डाले, यानी उसके बाद बिल्कुल भी समय न गंवाएं। अवाप्तार्थ कालम नातिक्रमेत, यानी
जब सारी बातें क्लियर हो जाएं तो राजा काल का बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं करे, कालम न अतिक्रामयत, काल का बिल्कुल अतिक्रमण नहीं करे, राजा तुरंत उस कार्य को कर डाले, ठीक है। और न दीर्घ कालम, आगे कहते हैं न दीर्घ कालम मंत्रयेत, अर्थात राजा दीर्घ लंबे टाइम तक भी मंत्रणा नहीं करे। ऐसा नहीं कि राजा किसी कार्य को कर रहा है 1 महीने तक उसमें सोचने में ही लगा हुआ है, अपने मंत्रियों के साथ चर्चा में ही लगा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे अलाना करेंगे फलाना करेंगे, तो ऐसा ही नहीं लगा रहे राजा, ठीक है। राजा क्या करे, ज़्यादा समय तक भी मंत्रणा ना करे, और जैसे राजा को मंत्रणा का पूरा उसके बारे में कर्म नाम आरंभोपाय, पुरुष द्रव्य संपद देश काल विवाह के बारे में, या उसमें विनिपात प्रतिकार कार्य कैसे सफल होगा, ये सारी चीज़ें जब राजा को क्लियर हो जाए मंत्रियों के साथ में, तो राजा तुरंत क्या करे, उस कार्य को कर डाले। और एक बात राजा विशेष रूप से ध्यान रखे कि न च तेसाम पक्षेर ये साम अपकुर्यात, राजा कभी भी अपने मंत्रणा करते समय किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर न रखे, न च तेसाम पक्षे, ऐसे किसी भी पक्ष को वहाँ पर, किसी भी ऐसे पक्ष वाले व्यक्ति को न रखे जिसका कि राजा ने पहले कभी अपकुर्यात यानी कभी अपकार किया हो, किसी को अगर कभी राजा ने दंड दिया हो, ऐसा व्यक्ति उसकी मंत्रणा के सामने नहीं होना चाहिए जब वो मंत्रणा कर रहा हो। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति होगा जो कि राजा का द्रोही है, राजा ने जिसका अपकार किया है, तो वो राजा से नाराज होगा, क्रुद्ध होगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, राजा की पोल खोल देगा, और राजा की अगर पोल खुल गई तो समझ लीजिए राजा का सारा नाश हो जाएगा, ठीक है। राजा का काल पक्का है फिर, तो इसीलिए राजा को ध्यान रखना है इन सभी बातों का। और इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद ये जो प्रकरण है यहीं पर इसका समापन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मंत्री परिषदम, यहाँ पर मंत्री परिषद को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आपको विशेष ध्यान रखना है। मंत्री परिषद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मंत्री परिषद क्या होता है, देखिए मंत्रियों की कुछ संख्या होती है, अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, ऐसे ही बहुत प्रकार के मंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो उनकी एक परिषद होती है। इससे पहले भी शायद आपने एक मंत्री परिषद तीर्थ के बारे में सुना होगा, मंत्री तीर्थ, उसी को ये मंत्री परिषद कहते हैं। तो यहाँ पर मंत्री परिषद के बारे में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संख्या बताई हैं। किसी ने कहा कि मंत्री परिषद में इतने मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मनु के अनुयायी हैं, मानव हैं, तो उन्होंने कहा कि मंत्री परिषदम 12 अमात्यान कुर्वीत इति मानवः। तो मानव कहते हैं कि 12 यानी 12 मंत्रियों को मंत्री परिषद में नियुक्त करना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, ये कौन कहते हैं, मानव कहते हैं। मानव के मत में 12 हैं। फिर उसके बाद बृहस्पति के जो अनुयायी हैं या बारहस्पत्य जो हैं, चारवाक आदि, तो वो कहते हैं 16, यानी 12 में आप 4 जोड़ दीजिए 16, ठीक है। इनको क्रमानुसार आप ध्यान रख सकते हैं। मानव के बाद बारहस्पत्य, इनमें 4 का आपको प्लस करना होगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद औसनस कहते हैं कि 20 अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए एक मंत्री परिषद में, ठीक है। और अंत में कौटिल्य कहते हैं कि यथा सामर्थ्य मिति कौटिल्य कहते हैं कि आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कितने भी मंत्रियों को अपनी मंत्री परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको 12 करने हैं या फिर 16 करने हैं या फिर 20 करने हैं, कितने भी कर सकते हैं, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मानव ने 12 बताए, उसमें 4 प्लस करके बृहस्पति वालों ने 16 बताए, उसके बाद 4 प्लस करने पर 20, जो कि उसनस जो शुक्राचार्य आदि हैं उन्होंने 20 बताए कि 20 मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए एक मंत्री परिषद में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं ते ही अस्य स्वपक्षम परपक्षम च चिंतयेयुः। अब कौटिल्य कहते हैं कि यथा सामर्थ्य कर सकते हैं आप, ठीक है, जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना आप क्या कर सकते हैं, मंत्री परिषद को नियुक्ति कर सकते हैं। और ये मंत्री परिषद क्या करेगा, तो बोले ये मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे ये क्या करेंगे, राजा के स्वपक्ष की, परपक्ष की, यानी स्वदेश में क्या क्या हो रहा है, परदेश में क्या क्या हो रहा है, इस सारे की, इन सभी बातों की चिंता करेंगे, ठीक है। और क्या क्या करेंगे, तो बोले अकृतारंभ, यानी जो काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अकृत है, ऐसे कार्य को शुरू करेंगे। और जो शुरू हो गया है उसको पूर्ण करेंगे। आरब्धानुष्ठान, यानी जो शुरू हो गया उसका अनुष्ठान करेंगे, उसको पूरा करेंगे। और अनुष्ठित विशेषम, और जिसको पूरा कर लिया है उसमें कुछ विशेष और कुछ एक्स्ट्रा करेंगे और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, उसमें कुछ संशोधन करेंगे। और जिसमें संशोधन कर लिया है तो नियोग संपदम, इस प्रकार से ये अंत में संशोधन करने के बाद इस प्रकार से जो मंत्री होंगे राजा के, वो मंत्री परिषद जो होगी वो इस प्रकार से कार्यों को क्या करेंगे, कर्मणाम कुर्युः, इस प्रकार से वो सभी कार्यों को क्या करेंगे, सफल बनाएंगे। नियोग संपदम च कर्मणाम कुर्युः, इस प्रकार से जो राजा की मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे वो क्या करेंगे, जो काम शुरू नहीं हो उसको शुरू करेंगे, जो शुरू हो गया उसको पूरा करेंगे, जो पूरा हो गया है उसको और ज़्यादा उसमें विशेषता लाएंगे। और इस प्रकार से इस कार्य की नियोग, इसको नियुक्त करेंगे, इस संपदा को आगे बढ़ाएंगे,
कार्य के द्वारा, ठीक है। कर्मणाम, ये कर्मणाम जो कर्मणा नियोग संपद जो है ये इसको पूरा करेंगे, कार्य के करने के तरीके, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं कौटिल्य आसन्न है सह कार्याणि पश्येत। अब कौटिल्य कहते हैं जो आसन्न है, जो राजा के सामने जो लोग हैं आसन्न है यानी उसके समीप में हैं, उनके साथ में राजा क्या करे, कार्यों को देखे, कार्यों को संभाले, जो उसके आसपास है उनको लेकर के चलता रहे, ठीक है। परोक्ष प्रत्यक्ष अनुमेय वृत्ति आपने देख लिया, तो राजा क्या करे, जो उसके आसपास हैं उनको अपने साथ में रख करके कार्य करे, और जो उसके आसपास नहीं है, जो अनासन्न है, तो अनासन्ने सह पत्र संप्रेषणेन मंत्रियेत। जो उसके आसपास नहीं है उनके साथ वो किस प्रकार से कार्य करवाए, उनको जैसे पत्र भेज दे, जैसे चिट्ठी होती है तो चिट्ठी पत्र आदि भेज करके उनके साथ कार्य संपन्न करवाए। जो अनासन्न यानी जो पास में नहीं है उनके साथ पत्र संप्रेषणेन मंत्रियेत यानी मंत्रणा करे। अब यहाँ पर कौटिल्य ने एक और बात बताई कि इंद्रस्य ही मंत्री परिषद ऋषीणाम सहस्त्रम। इन्होंने कहा कि इंद्र की जो मंत्री परिषद थी, यानी जो इंद्र देवताओं के देवराज इंद्र जो हैं उनकी बोले 1000 मंत्री थे। बोले उनके 1000 उनकी मंत्री परिषद में 1000 ऋषि मंत्री रूप में थे, यानी मंत्री परिषद ऋषीणाम सहस्त्रम, यानी उस इंद्र की जो मंत्री परिषद थी उसमें 1000 ऋषि थे जो कि मंत्री थे, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कौटिल्य इसीलिए कहते हैं कि यथा सामर्थ्यम इति कौटिल्य। कौटिल्य ने कहा कि आप अपने अनुसार कितने भी मंत्री अपनी मंत्री परिषद में रख सकते हैं। जैसे आपने देखा मानव ने कहा केवल 12 रखने हैं, बृहस्पति वालों ने 16 कहा, औसनस वालों ने 20 कहा, लेकिन कौटिल्य ने कहा यथा सामर्थ्यम। और यहाँ पर उन्होंने इंद्र के बारे में बताया कि इंद्र की तो बहुत ही ज़्यादा उसके मंत्री थे, मंत्री परिषद में 1000 उसके मंत्री थे, और वो क्या था, सतचक्षु, और वो उन मंत्रियों को देखने वाला था, ठीक है, सतचक्षु। तस्माद इमम द्वक्षम सहस्त्राक्षम आहु, इसीलिए इंद्र को सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके सहस्त्र 1000 मंत्री थे, 1000 देखने वाले उसके मंत्री थे, ठीक है, यानी जो उसका परीक्षण करते रहते थे, उसके कार्यों को संभालते रहते थे, इसीलिए इंद्र को सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है। तस्माद इमम द्वक्षम, यानी इस 2 आँखों वाले इंद्र को, इमम अर्थात इसको, द्वक्षम अर्थात 2 आँखों वाले इंद्र को सहस्त्राक्ष भी आहु अर्थात कहते हैं। तो इस तरीके से इंद्र की 1000 उसकी मंत्रिपरिषद में 1000 अमात्य थे। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य के अनुसार कितने भी मंत्री हो सकते हैं, आपकी जो राजा की जो मंत्री परिषद है उसमें कितने भी अमात्य हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 ही हों, 16 ही हों या फिर 20 ही हों। कौटिल्य कहते हैं कितने भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर और कुछ बता रहे हैं विशेष, तो देखिए आत्यायी के कार्य मंत्रिणों मंत्री परिषदम चाहू या ब्रूयात। अब यहाँ पर कहते हैं कि आत्यायी के अर्थात कोई आवश्यक कार्य यदि आ जाता है, आत्यायी के अर्थात आकस्मिक जब कोई कार्य हो जाए, राजा के पास कोई अचानक से कोई कार्य करना हो राजा को, तो ऐसे आत्यायी कार्य में मंत्रिणों मंत्री परिषदम चाहू या ब्रूयात। राजा क्या करे, बोले मंत्रिणः यानी मंत्रियों को, और मंत्री परिषदम अर्थात मंत्री परिषद को, चाहू या अर्थात बुला करके, ब्रूयात उनसे कहे कि ये कार्य करना है, अचानक से हमें ये काम मिला है, ये काम करना है, हमको ये जल्दी जल्दी करना है, आप सभी लोग मंत्रणा करके इसके बारे में विचार करिए और इस कार्य को कैसे सफल बनाएंगे। तो ये सारी मंत्रणा करे राजा उनके साथ में, ठीक है। तत्र यद भूयिष्ठा कार्य सिद्धिकरम वा ब्रूयुस् तत्कुर्यात्। राजा क्या करे, उनमें उन सभी मंत्रियों को बुला करके, मंत्री परिषद को बुला करके उनको बताए, और उसमें जो अधिकतर जो बहुमत होगा, यानी तत्र उसमें यद भूयिष्ठा अर्थात बहुत ज़्यादा जो भूयिष्ठ जो उसमें मंत्री होंगे, वो जो बातें यानी ज़्यादातर जो बहुमत होगा, उन बहुमत को ध्यान में रखते हुए राजा कार्य सिद्धिकरम वा ब्रूयुस् तत्कुर्यात्। जो बहुमत होगा उसके अनुसार राजा क्या करे, कार्य करे। जो बहुमत बोलेंगे, बहुमत में जो जितने भी मंत्री बोलेंगे कि ऐसा करना है, इस तरीके से इसकी मंत्रणा है, इस काम को हम ऐसे करते हैं, तो उस तरीके से राजा क्या करे, उस कार्य को करे। तो इसीलिए राजा को ध्यान रखना है कि मंत्रणा करना बहुत ही जरूरी है। राजा के केस में कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र है ये, तो इसीलिए राजा के केस में बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है। आप अपने लिए तो मंत्रणा खुद अकेला भी कर सकते हैं, लेकिन कौटिल्य के अनुसार आपको 3 या 4 मंत्री आपके पास में होने चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी कार्य के लिए पहले मंत्रणा करेंगे, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद
जो ऐसा राजा होता है जो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को जो फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा, जो इन चीज़ों को फॉलो करता है, कुर्वतश्च यानी जो ऐसा करने वाला है, कुर्वतः षष्ठी का एक वचन है, तो कुर्वतश्च जो ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसा राजा है, जो ऐसा इन सभी बातों को फॉलो करता है जो अभी तक बताई हैं राजा को, इन सभी का ध्यान रखना है। तो अंत में यहाँ पर 2 श्लोक के माध्यम से इन्होंने कहा कि नास्य गुह्यम परे विद्युच्छिद्रम विद्यात् परस्य जा, बोले न अस्य यानी इस राजा के गुह्यम अर्थात गुप्त बातों को परे अर्थात दूसरे लोग न जाने, बोले इस राजा की कोई भी जो सीक्रेट बातें हैं, जो भी ये मंत्रणा कर रहा है उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति न जाने, और छिद्रम विद्यात् परस्य, बट ये राजा दूसरों की बातों को जाने, यानी अपनी बातों को लीक ना होने दे और दूसरे की बातों को समझता रहे कि वहाँ क्या चल रहा है, फलाने देश में क्या हो रहा है। छिद्रम विद्यात् परस्य यानी छिद्रम दूसरों के छेद को देखता रहे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। परस्य छिद्रम विद्यात् दूसरों को छेद को जानते रहे, उनके बात उनके देश में क्या हो रहा है वो जानता रहे, लेकिन अपनी बातों को नास्य गुह्यम परे विद्यो हो, अन्य लोग इसकी बातों को न जान पाएं। और ये राजा क्या करे, बोले गुहेत कूर्म इवांगानी, जिस प्रकार से कूर्म होता है यानी कछुआ होता है, उसी तरीके से ये राजा भी जैसे कछुआ इवांगानी यानी अंग अपने अंगों को ढक लेता है। कछुआ आपने देखा होगा ऊपर से सारे अपने अंगों को ढक लेता है, उसी प्रकार से राजा भी कूर्म इवांगानी गुहेत यस्याद विवृतम आत्मा, राजा भी अपनी बातों को, अपनी खुली हुई बातों को, जो उसकी विवृत बातें हों, आत्मना यानी अपनी विवृतम अर्थात जो खुली हुई बातें हों, उन सभी बातों को राजा क्या करे, बोले गुहेत कूर्म इवांगानी, जैसे कछुआ अपने अंगों को ढक लेता है उसी तरीके से राजा भी अपनी सभी सीक्रेट बातों को, अपनी मंत्रणाओं को चुपचाप रखे, उनको छिपा करके रखे और दूसरे राजा के बारे में जानता रहे कि दूसरे देश में क्या क्या चल रहा है, लेकिन अपनी बातों को लीक ना होने दे। और अंत में कहते हैं यथा यह श्रोत्रिय श्राद्धम न सताम भोक्तुमर्हति, बोले यथा जैसे यह श्रोत्रिय अर्थात जो अश्रोत्रिय ना अश्रोत्रिय ब्राह्मण होता है, अश्रोत्रिय का मतलब है कि जो वेद अध्ययन नहीं करता है, जिसने श्रुति परंपरा का अनुसरण नहीं किया है, जो अश्रोत्रिय ब्राह्मण होता है वो कभी भी न सताम श्रद्धाम भोक्तुम अर्हति, यानी वो व्यक्ति कभी भी जो सज्जन लोगों के घर में जा कर के श्राद्ध नहीं खा सकता है, श्राद्ध का भोजन नहीं कर सकता है। कौन, बोले जो अश्रोत्रिय ब्राह्मण होगा, यानी जो वेद पाठी नहीं होगा, जिसका जनेऊ नहीं होगा। बोले जिस प्रकार से जनेऊ रहित ब्राह्मण या वेदाध्ययन से रहित ब्राह्मण किसी भी घर में जा कर के श्राद्ध का भोजन नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से एवं अश्रुत शास्त्रार्थ, एवं यानी ठीक इसी प्रकार से अश्रुत शास्त्रार्थ, जिसने कभी शास्त्र नहीं सुने हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, बोले ऐसा जो व्यक्ति है वो भी कभी राजा के सामने गुप्त मंत्रों की गुप्त मंत्र जो राजा कर रहा है, मंत्रणा कर रहे हैं, उनको सुनने के लायक नहीं है। यानी राजा को ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने आसपास नहीं रखना है जिसको ज्ञान नहीं है। मंत्रणा जब राजा करे तो उसके मंत्री भी कैसे होनी चाहिए, उनको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से राजा ने ये राजा को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इस प्रकार से यहाँ पर बताई, और कौटिल्य ने इस प्रकार से यहाँ पर 2 श्लोकों के माध्यम से इस मंत्राधिकार नामक जो प्रकरण है इसका यहाँ पर समापन किया। आप सभी को इतना ध्यान रखना कि मंत्राधिकार काफ़ी बड़ा था, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बातें मैंने आपको बताई कि इसमें पंचांग मंत्र के बारे में बताया गया है, इसमें मंत्री परिषद के बारे में अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या मत दिए वो भी बताए गए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग आचार्यों के मतों को आपको ध्यान रखना कि किसके मत में कितने मंत्री होने चाहिए, एक मंत्री परिषद में किसके मत में कितने होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें पंचांग मंत्र को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए अपने कि मंत्रणा कैसे करनी है। पराशर ने कहा कि अकेला ही, जो पहले आपने देखा भारद्वाज ने कहा कि केवल अकेला राजा करेगा, फिर उसके बाद आपने देखा विशालाक्ष ने कहा नहीं बहुत सारे मंत्री होने चाहिए, आप गलत कह रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखा पराशर ने कहा कि राजा क्या करे, अपनी बातों को खुला नहीं बताए बल्कि उस कार्य को करने के लिए कोई दूसरा कार्य का सहारा ले। ऐसा बोले कि ये काम करना था, ऐसे करना था, कैसे होगा, क्या होगा, है वो डायरेक्ट नहीं बोले कि मुझे ये कार्य करना है इस तरीके से। फिर इनके मत का भी खंडन किया पिसुन आचार्य ने, तो पिसुन आचार्य ने भी अपना मत दिया। इस प्रकार से अंत में कौटिल्य ने कहा कि नहीं, आप सभी का मत गलत है, राजा को 3 या 4 के साथ में मंत्रणा करनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर तर्क वितर्क तर्क भी दिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूजीसी नेट संस्कृत की जो परीक्षा होती है, राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा है, तो इसमें आपको किसी भी प्रश्न को पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। और अंत में मैं आपको इसका कंक्लूज़न बता देता हूँ।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये प्रकरण था 11वें नंबर का प्रकरण है, इसका नाम है मंत्राधिकार। मंत्र का मतलब आप समझ लीजिए विचार करना यानी मंत्रणा करना। जब राजा किसी कार्य को शुरू करे तो कर्मणाम आरंभोपायः इत्यादि जो प्रकार हैं कि कार्य को कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, ये सारे जो विचार करने की जो प्रक्रिया है उसी को मंत्र कहा गया है। इस प्रकरण में मंत्र का यही अर्थ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मंत्राधिकार। तो मंत्राधिकार यानी बिना विचार करके कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो शायद आपके फ़ोन में भी वही आइडिया होगा, या वो आइडिया नहीं होगा तो वो ध्यान रखना है आपको। और इस अध्याय में क्या क्या बातें थी तो आप देख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद का इसमें उल्लेख था, यानी किस आचार्य के मत में कितने होने चाहिए ये ध्यान रखना है अपने। मंत्रणा कैसे करनी है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए अपने। और पंचांग मंत्र के बारे में यहाँ पर विशेष बातें बताई कि कर्मणाम आरंभोपायः, पुरुष द्रव्य संपद देश काल का विभाग उसमें देखना है, उसमें कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है, ये भी सारी चीज़ों को देखना है। और कैसे कार्य जो है वो सफल हो पाएगा, इन सारी बातों का राजा को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कौटिल्य अर्थशास्त्रकर्ता कौटिल्य चाणक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से मंत्राधिकार यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। और अब संभवतः ज़्यादा प्रकरण नहीं है, बहुत कम ही प्रकरण बचे हुए हैं, तो आप सभी लोग इनको अच्छे ढंग से समझिएगा। विगत सभी कक्षाओं को देख लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को रोज़ की तरह मैं बता दूं कि ये सारे जो नोट्स मटेरियल हैं, बहुत सारी PDFs वगैरह अपलोडेड हैं। आप जाइए sanskritexam.com जो ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कई चीज़ें आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का।